दोस्तों, जब से हम जिज्ञासु मनुष्यों ने सोचना शुरू किया है, तब से ही हमने हमेशा प्रकृति और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश की है। जब हम मनुष्य ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, उस समय भी हम आकाश में घूमते इन पिंडों की गति को समझना शुरू कर चुके थे। रात के आकाश में दिखने वाले इन तारों को जानने की जिज्ञासा ही आज हम मनुष्य जाति को हमारे सौर मंडल के बाहर और सुदूर अंतरिक्ष में दूसरे नए ग्रहों की खोज तक ला चुका है। दोस्तों, आज हम इन्हीं तारों के विषय में जानेंगे कि कैसे कुछ गैसों के नाभिकीय संलयन से जन्म लेते हैं अतुल्य ऊर्जा के स्रोत और हमारे इस ब्रह्मांड के मूलभूत खगोलीय पिंड, ये तारे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्यूरियस क्लैन में, जहां आपको मिलने वाली हैं स्पेस और साइंस की हर नई अपडेट्स और हमारे इस जिज्ञासा से भरे रहस्यमय ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ रोचक और दिमाग को हिला देने वाली जानकारियां। तो दोस्तों, तुरंत शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने नेब्यूला शब्द तो ज़रूर सुना होगा। एक सेकंड, वो MCU वाली थानोस की बेटी नहीं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ गैस और धूल के अनंत बादलों वाली निहारिका यानी कि नेब्यूला की। ये निहारिकाएं यानी नेब्यूला ही इन तारों के लिए गर्भ के समान होती है। यहीं पर इन तारों का उद्गम, विकास और जन्म होता है। नेबुला एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिस्ट यानी कि धुंध। ये निहारिकाएं यानी नेबुला धूल और गैसों का बादल होती हैं, जो इस ब्रह्मांड के सृजन के लिए एक नर्सरी होती हैं। दोस्तों, लगभग सभी तारों का जन्म इन निहारिकाओं से ही होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें दो न्यूट्रॉन तारे एक श्याम विवर यानी ब्लैक होल बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल को किसी मृत तारे की ऊर्जा ही माना जाता है। निहारिकाओं के सृजन के दो कारण हैं। एक कारण तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी ब्रह्मांड के आरंभ से ही है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद इसमें परमाणुओं यानी एटम्स का निर्माण हुआ और इन परमाणुओं से ही धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। इसका मतलब ये है कि गैस और धूल का निर्माण किसी तारे से नहीं हुआ, बल्कि ये ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही उस समय के निर्मित इस ब्रह्मांड के एक मूल पदार्थ हैं। निहारिका के निर्माण का दूसरा तरीका किसी विस्फोटित तारे से बनी सुपरनोवा से है। इस दौरान सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, उससे भी निहारिका बनती है। वेल और कर्क यानी क्रैब नेबुला इस दूसरे तरीके से बनी निहारिका का उदाहरण है। दोस्तों, ध्यान रखें कि निहारिकाओं का निर्माण इन दोनों तरीकों के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिकाएं कई तरह की हो सकती हैं, जैसे ग्रहीय निहारिका यानी प्लैनेटरी नेबुला। इसका निर्माण उस समय होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव यानी रेड जायंट तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी का एक उदाहरण है कैट आई NGC 6543 निहारिका, जो देखने में बिल्ली की आंख जैसी दिखाई देती है। नेबुला का एक प्रकार इमिशन नेबुला यानी उत्सर्जन निहारिका भी है। ये निहारिकाएं बेहद सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये नए बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। भिन्न भिन्न गैसों के कारण इस निहारिका में विभिन्न तरह के रंग देखने को प्राप्त होते हैं। चील निहारिका यानी M16 और झील निहारिका, जिसे हम लगून या M8 नाम से जानते हैं, इसी प्रकार की निहारिका का उदाहरण है। दोस्तों, ऐसे तो सभी निहारिकाएं डार्क होती हैं क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन श्याम निहारिका यानी कि डार्क नेबुला वैज्ञानिक उन निहारिकाओं को ही कहते हैं जो अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। किसी घोड़े के सर के जैसी दिखने वाली
IC434 नेबुला एक डार्क नेबुला का ही उदाहरण। दोस्तों, सितारों के जन्म की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। कुछ सेकंड, मिनट या घंटे में सितारे नहीं बनते हैं। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि इसमें लाखों साल लग जाते हैं। सितारों के जन्म की सबसे पहली स्थिति है इंतज़ार, और एक बहुत लंबा इंतज़ार। धूल और गैस के बादल उस समय तक बिल्कुल शांत होकर इंतज़ार करते हैं जब तक कोई दूसरा तारा या कोई भारी पिंड इसमें कुछ हलचल पैदा ना कर दे। ये इंतज़ार लाखों वर्ष का हो सकता है। जब कोई भारी पिंड निहारिका के पास से गुजरता है तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण से इसमें लहरें उत्पन्न करता है। कुछ उसी तरह जैसे किसी प्लास्टिक की बड़ी चादर पर कुछ कंचे बिखेर देने के बाद चादर में एक किनारे पर से या बीच से एक गेंद लुढ़का दिया जाए तो सारे कंचे भारी गेंद के पथ की ओर जमा होना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे ये सारे कंचे चादर में एक जगह जमा हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से निहारिका में धूल और गैस के कण एक जगह पर संघनित होना शुरू हो जाते हैं। पदार्थ का ये ढेर उस समय तक जमा होना जारी रहता है जब तक वह एक महाकाय आकार नहीं ले लेता। इस स्थिति को प्रोटोस्टार कहते हैं। जैसे जैसे ये प्रोटोस्टार बड़ा होता है, गुरुत्वाकर्षण इसे छोटा और छोटा करने की कोशिश करता है, जिससे दबाव बढ़ता जाता है और प्रोटोस्टार गर्म होने लगता है। उसी तरह जैसे साइकिल के ट्यूब में ज़्यादा हवा भर जाती है तो ट्यूब गर्म होने लगता है। जैसे ही अत्यधिक दबाव से तापमान 1 करोड़ केल्विन तक पहुंचता है तब नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब प्रोटोस्टार यानी कि हमारा पूर्व तारा एक पूर्ण विकसित तारे में बदल जाता है। अब वह अपने प्रकाश से प्रकाशित होना शुरू कर देता है और जन्म होता है एक पूर्ण विकसित तारे का, जो अब करोड़ों अरबों वर्षों तक इस ब्रह्मांड में अपना प्रकाश और प्रभाव रखेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। आपके लाइक और कमेंट हमेशा मुझे आपके लिए और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपकी किसी भी प्रकार के शिकायत या सुझावों का स्वागत है। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय विज्ञान, जय हिंद।